अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। तो देखिए, एटॉमिक रेडियस होती क्या है? एटम की रेडियस। एक एटम है जिसको कि हमने गोला माना हुआ, 9th में आपने पढ़ा ना, एटम का स्ट्रक्चर ऐसे गोल बनाते थे, वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में फिक्स है। लेकिन हाइनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पूरा एटम इलेक्ट्रॉन वेव हो गया। इलेक्ट्रॉन वेव हो गया तो फिर एटम कैसा होगा, किस तरह से होगा? ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या कंडीशन आएगी? इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। यानी पहले आपने ये मान लिया बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि इस तरह से एटम होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, हाइनबर्ग ने कहा कि एटम तो हम पोजीशन पता ही नहीं कर सकते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन वेव है तो फिर वेव कैसी होगी? ऐसी होगी, ठीक है। तो कहीं पर रेडियस ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। तो ये डिफिकल्टी आ रही थी एटॉमिक रेडियस को मेजर करने में। पहले तो आप ये समझ लो एटॉमिक रेडियस क्या है। सिंपल सी बात है, एटम की रेडियस। एटम क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। यानी जहां पर हमने इसको एक सिंपल रूप में बता दिया। अगर आप 9th-10th में होते तो यहाँ तक की डेफिनेशन ठीक थी कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है वो एटॉमिक रेडियस होती है। पर अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट से एटॉमिक रेडियस को समझना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज को हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो यहाँ लिखा है उसी को हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते थे कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the point up to which the density of the electron cloud, that is probability of finding the electron, is maximum। यानी वो डिस्टेंस जहाँ न्यूक्लियस से लेके एटम में जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है लास्ट तक, वहां तक की जो भी डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। अब एटॉमिक रेडियस, एक्चुअल एटॉमिक रेडियस नापने में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? एक तो ये दिक्कत आ रही थी कि एटम इज नॉट पार्टी मीन्स इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन वेव है। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो बात हो रही है ना, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम यहाँ एटम के बाहर लास्ट शेल में जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी मैक्सिमम यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव है, वेव के फॉर्म में घूम रहा है। तो एक फिक्स एटॉमिक रेडियस निकालने में यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या था कि एक अकेले एटम को आइसोलेट करना और फिर उसकी रेडियस निकालना, वो भी दिक्कत वाला काम था। तो और एक तीसरी डिफिकल्टी यहाँ पे क्या था कि एटम डिफरेंट एनवायरनमेंट में अलग अलग रेडियस बताता है। अगर मेटल है तो उसकी रेडियस अलग होगी, दूसरा अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है कहीं पर तो उसकी रेडियस अलग होगी। तो ये सारी डिफिकल्टी एटॉमिक रेडियस को मेजर करने में आती है, ठीक है ना। तो ये हुआ, पहले तो एटॉमिक रेडियस वाली बात आप समझ ली। अब उसको मेजर करने में डिफिकल्टी क्या आती है? इसके बावजूद भी एटॉमिक रेडियस को हम कुछ फिक्स पैरामीटर्स में पढ़ते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एटॉमिक रेडियस ली जाती है। तो वो अलग अलग एटॉमिक रेडियस क्या हैं उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। 9th में थे तो बस इतना काफी था कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो भी डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है। अभी क्या है, अलग अलग एनवायरनमेंट में या अलग अलग कंडीशन में एटॉमिक रेडियस भी अलग अलग हो सकती है। कब, उसको क्या बोलेंगे, ये कितने तरीके की होती है, यही हमको आज डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 4 टाइप की होती हैं: कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, इनर्ट गैस रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द 1/2 the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule। यानी एक मॉलिक्यूल में दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, उन दोनों एटम्स के इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ, यानी दोनों एटम के न्यूक्लियस से लेकर के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस नाप लिया और उसका हाफ क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। और एक इसके बारे में खास बात क्या है? दिस इज जनरली यूज फॉर नॉन मेटल। ये ज्यादातर मतलब कोवेलेंट रेडियस किसके लिए यूज होगा शब्द?
नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स की जब भी हम रेडियस निकालेंगे तो उस रेडियस का नाम क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस नाम होगा। और ये समझ लो दो नॉन मेटल हैं, सेम एलिमेंट के दो एटम हैं, ये भी ए है और ये भी एटम ए है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, दोनों ही नॉन मेटल हैं। भिखारी भिखारी, यानी हम कोवेलेंट रेडियस कब नापेंगे, जब दोनों ही एटम नॉन मेटल होंगे और सेम एलिमेंट के होंगे, तब हम उनकी कोवेलेंट रेडियस नापेंगे, ठीक है ना। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया, दो एटम्स जब ओवरलैप कर रहे हैं, अब देखिए जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनका कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग में चला जाएगा, यानी जो इस तरह से, ये ध्यान रखना क्योंकि आगे चल के एक रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा जो आप इसके बेस पर ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये एज ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, ओवरलैपिंग के बाद में ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच का ये डिस्टेंस आया, सपोज x पिकोमीटर आया, पीएम मतलब पिकोमीटर, पिकोमीटर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर से पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, वैसे पिकोमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻10 पिकोमीटर होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये पिकोमीटर है, x पिकोमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई, इस डिस्टेंस की आधी, इस डिस्टेंस की आधी मतलब आधा इंटू x, ये कोवेलेंट रेडियस आ गई। इस तरह से हम कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, यानी इतना सारा लंबा चौड़ा याद करने के बजाय सिंपल सा पहले डायग्राम बनाओ फिर इसको डिस्क्राइब करो, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, कोवेलेंट रेडियस क्या हो गई, इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब रटना नहीं है, बस ये डायग्राम देखा, बना लिया, पहले डायग्राम बना लिया फिर लिख दिया, half of the distance between two covalently bonded atoms। और ये याद रखना है किसके लिए होती है, ये नॉन मेटल्स के लिए होती है। और वही यही फॉर्मूला है, 10 फॉर ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू बॉन्ड लेंथ। ये काय के बराबर है, बॉन्ड लेंथ के बराबर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक इतने लंबा बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ हो गया, तो बॉन्ड लेंथ की आधी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जो लैंग्वेज है प्योर केमिस्ट्री की है, आपके सिर के ऊपर से गई होगी, देखो ध्यान से। होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ, जो दो एटम हैं उनके न्यूक्लियस एक जैसे हैं, यानी ये जो दो एटम हैं, ये ए है ये भी ए है, तो ये जैसा इसका न्यूक्लियस होगा वैसा ही इसका न्यूक्लियस होगा, तो हम इन दोनों एटम्स को क्या कहेंगे, होमोन्यूक्लियर कहेंगे। और एक शब्द आया यहाँ डाई एटोमिक, डाई एटोमिक का मतलब क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम यूज हो रहे हैं, डाई का मतलब दो, डाई एटोमिक मतलब दो एटम वाला मॉलिक्यूल। तो अभी आप समझ गए होंगे, होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक का मतलब हुआ दो एटम जिनके न्यूक्लियस एक जैसे हों, यानी अगर इधर क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन हो, ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन हो, इस तरीके के, वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक कहलाएगा। जैसे HCl है, उसमें एक का न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग होगा, क्लोरीन का न्यूक्लियस अलग होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर, और उस दो एटम से बना है तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो अब आप समझ गए होंगे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। होमोन्यूक्लियर मतलब जिनके न्यूक्लियस एक जैसे हो, यानी सेम एटम हो, तो वो होमोन्यूक्लियर कहलाएंगे। डायटोमिक मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो। बच्चों नेक्स्ट है वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस क्या होती है, अगर हम दो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे डेफिनेशन में आप पहले ये समझ लीजिए, थोड़ा टेढ़ी है, कम समझ में आएगी, अभी मैं डायग्राम बना करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स अथवा two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules of an element in the solid state। ठीक है, समझो क्या होगी, एक एटम ये है, सपोज हीलियम का एक एटम ये है, एक दूसरा हीलियम का एटम
ये इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है और केवल इनके बीच में क्या है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या डिस्पर्सन फोर्सेस हैं। जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्सन फोर्सेस ही होते हैं, और जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनके बीच में भी डिस्पर्सन फोर्सेस या वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये आप जान लो, अभी आगे पढ़ोगे नेक्स्ट मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये पढ़ोगे टाइप ऑफ अट्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर आप 9th से पढ़ रहे हो, दो सेम भिखारी वाले यानी दो नॉन मेटल अगर सेम कंपाउंड बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो नॉन पोलर होगा। और जो नोबल गैसेस है ग्रुप 18 के सभी नॉन पोलर होंगे एटम्स, वहाँ पे तो मॉलिक्यूल है नहीं, मोनोएटॉमिक है। तो ग्रुप 18 सारे कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, उनमें डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे। और जहाँ दो भिखारी यानी दो नॉन मेटल एक साथ कंपाउंड बना रहे हैं, यानी जैसे Cl2 हुआ, H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, ये कैसे होंगे, ये नॉन पोलर होंगे। तो जो वान डेर वाल रेडियस है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए या इन्हीं ग्रुप 18 एटम्स के लिए होती है। तो दो नॉन बॉन्डेड एटम अगर पास पास रखे हुए हैं, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाता है, वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, पहली बात बहुत अच्छे से समझ लेना, वान डेर वाल रेडियस किसके लिए होती है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के लिए हम निकालते हैं वान डेर वाल रेडियस, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल के बीच में ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं ग्रुप 18 में सपोज कोई भी दो एटम्स हैं जो ऐसे पास पास रखे हुए हैं, एकदम ये ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होते हैं। तो इनका जो भी न्यूक्लियस होगा, सपोज इसका नाम हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, नाम हमने लिख दिया इनका यहाँ पे हीलियम। ठीक, अभी इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका आधा वो कहलाएगा वान डेर वाल रेडियस। ये ठीक है, इनके बीच का ये डिस्टेंस हुआ और ये डिस्टेंस हुआ, इनके बीच का आधा डिस्टेंस सपोज ये हम मान लेते हैं क्या है, इसको मान लेते हैं P। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस P है तो यहाँ पर वान डेर वाल रेडियस क्या हो जाएगी, वान डेर वाल रेडियस हो जाएगी P/2। ये वाली बात किसके लिए है, यहाँ जो डेफिनेशन में लिखा है, 1/2 of the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atom। ये दोनों कैसे हैं, नॉन बॉन्डेड एटम है, आइसोलेटेड एटम है। जब दो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम हैं उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वान डेर वाल रेडियाई कहलाएगा। समझ, इतनी बात समझ में आ गई। इट इज डिफाइंड एज द 1/2 of the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atom। दो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स जो भी आइडेंटिकल हैं उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाएगा, वान डेर वाल रेडियस कहलाएगा। अभी समझ में आ गया। दूसरा, इसका एक और पार्ट अभी बाकी है, और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। इसको ऐसे समझो, पहले अभी आपने दो ओ मीन्स ए कोवेलेंट रेडियस पढ़ी थी, तो कोवेलेंट रेडियस में आपने क्या पढ़ा था, एक ए एटम दूसरे ए एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है और इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको आपने एटॉमिक रेडियस बोला था। ठीक है, दोनों एटम्स के बीच का जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ए एटम्स हैं, इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम क्या, इनका हमने क्या बोला था, ये क्या है, इनका आधा एटॉमिक क्या कहलाता था, कोवेलेंट रेडियस कहलाता था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आधा, सपोज हमने इसको x माना था तो r इक्वल टू हो गया था यहाँ पर xy2।
R इक्वल टू h/2 हो गया था। ये R कैसी थी? ये R थी कोवेलेंट रेडियस। इतनी बात आपको पहले कोवेलेंट रेडियस में समझ में आ गई। अब ये वाले दो मॉलिक्यूल अगर हम ले लें, जैसे सपोज ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ऐसा एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लें। ये वाला जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वान डेर वाल रेडियस किसके बीच में था? दो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में। 18 ग्रुप के अलावा एलिमेंट्स में अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास पास रखे हुए हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो दो एटम आइडेंटिकल हैं, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वान डेर वाल रेडियाई कहलाता है। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये हुआ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब दो भिखारी वाले मॉलिक्यूल, दो भिखारी जो सेम हो, जैसे N2, Cl2, O2, H2, ये सेम भिखारी वाले मॉलिक्यूल हैं। इनके बीच में वान डेर वाल रेडियस हम नापेंगे। कैसे नापेंगे वो समझो। अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो कहलाएगी कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसके पास में रखा हुआ है, सपोज एक और मॉलिक्यूल इसके पास में ये रखा हुआ है, ऐसा ही, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पास पास में रखे हुए हैं। तो इन मॉलिक्यूल और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब ऐसे वाले मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगता है। जैसे इनके बीच में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वैसे ही ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, उनके बीच में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो वान डेर वाल रेडियस उन्हीं मॉलिक्यूल्स की या उन्हीं एटम्स की नापी जाएगी जिनमें वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो यहाँ पर देखो, ये O2 मॉलिक्यूल और ये O2 मॉलिक्यूल या Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, इनके बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। इनका एक दूसरा नाम भी है डिस्पर्सन फोर्सेस। बस वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये पास पास रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अब जो वान डेर वाल रेडियस है, देखना ध्यान से समझना, ये वाली भी रेडियस इनकी, ये जो ओवरलैपिंग वाली रेडियस है, समझ लो ध्यान से, ये वाली रेडियस, ये ओवरलैपिंग वाली रेडियस है, ये क्या कहलाएगी? ये तो इसकी कोवेलेंट रेडियस हो गई। क्लियर बात हो गई आपको? अब ये जो दो मॉलिक्यूल पास पास रखे हैं, ये एटम और ये एटम आइडेंटिकल है। इन आइडेंटिकल एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उसका आधा कहलाएगा वान डेर वाल रेडियस। क्लियर हुआ आपको? ये मॉलिक्यूल का ये एटम, इस मॉलिक्यूल का ये एटम, ये दोनों आइडेंटिकल एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका आधा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यहाँ पे वान डेर वाल्स रेडियस। ये सपोज इसकी वैल्यू है y pm है, y पिकोमीटर, ठीक है ना? तो वान डेर वाल रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर? वान डेर वाल्स रेडियस हो जाएगी आधा इंटू y। समझ गए आप? तो वान डेर वाल रेडियस डिस्पर्सन फोर्सेस वाले जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में या जिन एटम्स के बीच में डिस्पर्सन फोर्सेस हो, उनके बीच में वान डेर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। फ्री एटम है, यानी 18 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए इस तरह से, और कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी ये बात आई इनर्ट गैस रेडियस। अगर बाय चांस पूछा जाए, ये दोनों, ये रेडियस अभी आगे डिस्कस हो चुकी है, पर फिर भी हम अलग से आपको डिस्कस करे दे रहे हैं। अगर बाय चांस पूछा जाए इनर्ट गैस की रेडियस कैसे निकालते हैं, तो इनर्ट गैस में क्या है, उनके बीच में बॉन्डिंग तो होती नहीं है। बॉन्डिंग नहीं होती है तो उनकी रेडियस कैसे निकालेंगे? नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की रेडियस है, यानी इनर्ट गैस की कैसी रेडियस आएगी? वान डेर वाल रेडियस आएगी। कुछ इनर्ट गैस ऐसे हैं जिनमें कोवेलेंट रेडियस भी आ सकती है, जैसे कि जिनॉन, ये कंपाउंड बनाता है। तो जिनॉन अगर कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो जिनॉन के लिए हम कोवेलेंट रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, ठीक है ना? तो इनर्ट गैस में दोनों तरीके की रेडियस होती हैं। इनर्ट गैस नॉर्मली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, सो देयर रेडियाई इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वान डेर वाल रेडियाई, यानी इनर्ट गैस में आपको वान डेर वाल रेडियाई ज्यादा मिलेंगे।
कुछ किसमें, ये मैंने रेड पेन से लिख रखा है, फॉर जिनोन एंड क्रिप्टॉन। जिनोन एंड क्रिप्टॉन कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। एटॉमिक रेडियाई में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वान डेर वाल एंड ऑल्सो कोवेलेंट रेडियस। अगर जिनोन 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 अकेले रखे हुए हैं, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस तरह से नापते हैं तो वो वान डेर वाल रेडियस हो जाएगी। वहीं पे जिनोन जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो जिनोन और ऑक्सीजन ओवरलैपिंग करेगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे जिनोन और ऑक्सीजन, तब जिनोन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी होगा डिस्टेंस वो कहलाएगा मतलब क्या, कोवेलेंट रेडियस। तो केवल जिनोन और क्रिप्टन में कोवेलेंट रेडियस भी होगी और वान डेर वाल रेडियस भी होगी, बाकी सारे नोबल गैसेस में सिर्फ वान डेर वाल रेडियस होगी। देन नेक्स्ट है अपना मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस होती है, यहाँ पर सपोज हमने ये दो मेटल एटम मान लिए कि एक मेटल एटम ये है, एक मेटल एटम ये है, इसको मान लिया हमने, ये मेटल एटम है और ये भी मेटल एटम है, इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम ये कहेंगे। अब मेटल की एक अलग थ्योरी होती है, मेटेलिक बॉन्ड क्या है, ये सब आपको अभी फिलहाल डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड की हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, बस इतना बता रहे हैं कि मेटल और मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक बॉन्ड से जो दो मेटल आपस में बंधी हुई हैं उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ कोवेलेंट रेडियस एंड वान डेर वाल रेडियस का हमें कंपैरिजन करना है। कोवेलेंट रेडियस हम नापते हैं कैसे, जब कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स जब ओवरलैपिंग करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ कॉमन में हो जाएगा, कॉमन में हो जाएगा तो कोवेलेंट रेडियस वान डेर वाल रेडियस से छोटी हो जाएगी, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस आप ऐसे नापते हो और वान डेर वाल रेडियस कैसे नापते हो, इस तरह से नापते हो, क्योंकि वान डेर वाल रेडियस में जो दो एटम्स लेते हो आप वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, पास पास हैं, एकदम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेते हो तो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वान डेर वाल के केस में आप ये करते हो, कोवेलेंट के केस में ऐसे नापते हो, तो कौन सी होगी बड़ी कौन सी छोटी, यानी वान डेर वाल रेडियस हमेशा बड़ी होगी और कोवेलेंट रेडियस हमेशा ही छोटी होगी, क्योंकि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग में कम हो गया, इसका और इसका ये एरिया कम हो गया ना, इतना इसने ओवरलैप किया, इसका ओवरलैप किया, तो ये डिस्टेंस कम हो गई इनके, इतनी डिस्टेंस। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अगर हम कंपैरिजन करें डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई का, तो सबसे बड़ी वान डेर वाल रेडियस होती है, देन मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियस होती है। तो इसके बेस पर बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए आपके आएंगे। तो ये एटॉमिक रेडियस होता क्या है, अब आपने देखो कभी यहाँ कहीं पर लिखा है रेडियस और कहीं पर लिखा है रेडियाई, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेडियस क्या है रेडियाई क्या है। रेडियस सिंगुलर फॉर्म होता है और रेडियाई प्लूरल फॉर्म होता है। रेडियस और रेडियाई का मतलब एक ही है, रेडियाई मतलब बहुत सारे एटम्स की रेडियस, मतलब एक एटम के लिए बोलेंगे तो हम उसको रेडियस बोलेंगे, और बहुत सारे एटम की रेडियस की बात कर रहे हैं तो हम रेडियस ना कह के उसको रेडियाई बोलते हैं। तो अब आपको इन दोनों शब्दों में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा बच्चों। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। ठीक है। चलिए, आपने जो दो राक्षस पढ़ रखे हैं उनका काम आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो कौन सा राक्षस ताकतवर होता है, स्क्रीन इफेक्ट वाला या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ताकतवर हुआ तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज पर कोई फर्क पड़ेगा, कॉमन सेंस, अपने कॉमन सेंस से सोचिए, पड़ेगा कुछ फर्क,
साइज छोटा हो जाएगा ना जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा तो साइज मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर खिसक के आ जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पड़ा, वहां से सोच, दो राक्षसों के बारे में सोचोगे तो वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज आपका हमेशा सही होगा, एकदम सही होगा। ठीक है, तो चलिए वेरिएशन लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या हो रहा है, हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, लिख करके करते हैं। चलिए, ना मग अल टी प स कल आ। ठीक, और कौन सा है हमारे पास, सेकंड पीरियड लेते हैं, है ना, ली बे ब क ना ओ फ ने, दोनों पीरियड में सेम ट्रेंड मिलेगा हमको। ये है थर्ड पीरियड और ये है सेकंड पीरियड। अगर हम साइज के वेरिएशन की बात करेंगे तो सोडियम से लेकर के कहाँ तक, 17 ग्रुप तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही हम 17 से 18 में जाते हैं तब ये साइज इंक्रीज होता है। सेम ट्रेंड यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ तक एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ और जैसे ही हम यहाँ से यहाँ गए तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो रीजन क्या हुआ, साइज ऑफ एटम या हम कहें एटॉमिक रेडियाई increase from decrease decrease from group first to group 17। तो पहले इसका रीजन समझ लें कि क्या होगा इनके डिक्रीज होने का। राक्षस वाली बात है ना, तो फ्रॉम ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है, आपकी वही कहानी, वो राक्षस वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, उसी को वही कहानी आपको सब जगह लिख देनी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, सेम शेल में एंटर कर रहा है, एंड डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस डज नॉट इंक्रीज, सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर इंक्रीजेज, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इसके लिए क्या हुआ, साइज डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। रीजन देना चाहो दे सकते हो, है ना, या न्यूक्लियर चार्ज की बात बाद में लिख दो, पहले इलेक्ट्रॉन की बात लिख दो। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड new electron enters in same shell
and at the same time proton is added on in also added in nucleus, and since the distance of valence electron does not increase from the nucleus, its effect, that is effective nuclear charge increases. ठीक है? So due to increase in effective nuclear charge, size of atom will decrease from left to right, that is up to ग्रुप 17, यानी 17 तक डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब अगर आपको अपने क्वेश्चन का साइज छोटा करना है तो ये सारी चीज मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ाओ वो मत बताओ, सिर्फ इतना बता दो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। ये शॉर्ट आंसर हो गया। अब ये डिपेंड करता है आपसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जितने मार्क्स का हो उसी हिसाब से आप जवाब देंगे। अगर आपसे पूछा गया सिर्फ एटॉमिक साइज घटता है, जरा सा छोटा सा जवाब देना है क्यों, तो आप बता दो सिर्फ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए साइज घटता है। अगर ये ज्यादा नंबर में पूछा गया तो आप फिर उसी में रीजन भी दे दो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, हो गया। देन अब बात ये आती है कि जब हम ग्रुप 17 से 18 में गए, 18 में गए तो साइज बढ़ क्यों गया, अभी तक घट रहा था। तो 17 to 18 साइज क्यों इंक्रीज हो गया? On moving from group 17 to 18, the size of atom increase. Reason? सारे शेल में भर गए, सारे सब शेल भर गए, सारे शेल जितने भी अवेलेबल शेल हैं वो भर गए, कंप्लीटली फिल्ड हो गए। इसीलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई तो रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन बढ़ने से क्या हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवरवेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी तक क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट ग्रुप 17 तक ये था, भारी कौन पड़ रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला राक्षस भारी पड़ रहा था स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 17 से 18 में गए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड रिपल्सन इंक्रीजेस, तो उस टाइम में स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवरवेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज इंक्रीज। ठीक है, तो बिकॉज ऑल the shell, in the orbit all in the shell all subshells are filled with electron. ठीक है, and due to pairing of electron
इन सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो उस रिपल्सन के कारण क्या हो गया, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल द रिपल्सन बिटवीन देम इंक्रीजेस। रिपल्सन इंक्रीज हो गया, रिपल्सन इंक्रीज हो गया तो उससे क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, दूसरा वाला राक्षस ताकतवर हो गया। सो द स्क्रीनिंग इफेक्ट overweighs effective nuclear चार्ज। ठीक है, अब इसमें ये देखना है ध्यान से, सबसे बड़ा एटम कौन सा है। जैसे सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में जब हम यहाँ से वहाँ मूव करते हैं तो ये ध्यान रखिए सबसे बड़ा एटम 18 ग्रुप का है, फिर सोडियम। अगर जैसे इसमें साइज की बात करें हम, तो ये कौन सा है हमारा, थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में साइज की बात करें तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा आर्गन, आर्गन के बाद फिर ना, मग, अल, सी, प, स, क, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, तो ये अरेंज करने के लिए आएगा, बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, उसके हिसाब से मैंने आपको ये लिखा दिया। इसी तरह से सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें साइज की, तो सेकंड पीरियड में नियॉन और फिर ली, बे, ब, क, न, ओ, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब भी अरेंज करने के लिए आएगा तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, रीजनिंग पूछी जाएगी तो इस हिसाब से आप रीजनिंग के जवाब दे देंगे।